बोल सकते हैं। अरे बताना पड़ेगा ना। हेलो मैडम, फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? तो दर्शक अगर मुझे सुन पा रहे हो तो ये कोई नई बात नहीं है। एक बार फिर कांग्रेस ने चौंकाया है इस तरह से देर रात लिस्ट जारी करके, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस को बिल्कुल भी जो खबर नवीस होते हैं उनकी नींद की परवाह नहीं है। सियासी जो पॉलिटिकल सिनेरियो होते हैं वो अलग है। तो कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी लिस्ट जारी कर दी है, और इसी तरह से देर रात को मेरा ख्याल है कि लिस्ट जारी करने का ये सिलसिला तीसरी बार हुआ है कि कांग्रेस ने इस तरह से अपनी लिस्ट जारी की है। लेकिन उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एनपी प्रजापति इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। दतिया से जो नाम है वो और ज्यादा चौंकाने वाला कि अवधेश नायक को पीछे कर दिया गया। तो ये थोड़ी चौंकाने वाली बातें हैं। लेकिन 88 प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है और एनपी प्रजापति को मौका दिया गया। मैं एक बात और बता दूं आपको, अपने दर्शकों को, कि एनपी प्रजापति के साथ एक समीकरण और बहुत दिलचस्प है। वो समीकरण ये है कि एनपी प्रजापति जो है वो बड़ा रसूख रखते हैं उस इलाके में। नरसिंहपुर का जो इलाका है, नरसिंहपुर महाकौशल का एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, और वहां पे जो लिस्ट होती है या वहां पे जो समीकरण होती है, सियासी समीकरण, उसमें एनपी प्रजापति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और वहां पर अगर आप एनपी प्रजापति का टिकट काट दें, अच्छा शुरुआत में क्या लगा, सभी को ये लगा कि एनपी प्रजापति स्वास्थ्यगत कारणों से पिछले कुछ दिनों से सक्रिय राजनीति में नजर नहीं आए हैं। आपने भी देखा होगा कि नर्मदा प्रसाद प्रजापति की कोई सुर्खियां बनी नहीं है। लेकिन आप इससे अंदाजा लगाइए कि नर्मदा प्रसाद प्रजापति यानी एनपी प्रजापति पिछली सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका में थे, कांग्रेस की सरकार में। उसके बाद अगर उनका टिकट काट दिया जाए, सबको बहुत हैरत हो रही थी, लेकिन आखिरकार उनका नाम आया और टिकटें बदलनी पड़ी। ये भी मैं बहुत कम ऐसा सियासत में होता है, बिरला होता है कि इस तरह से पहले आप कैंडिडेट डिसाइड कर दें और फिर उनकी टिकट वापस लें। खबर ये भी है कि अवधेश नायक जो बीजेपी से आए थे और फिर कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया, दतिया से वो गृह मंत्री के सामने थे, उन्हें भी वापस बैक किया गया है। ये सियासी तौर पे थोड़ा सा ऐसा है कि आपने गोल करने की कोशिश की, आप फ्रंट फुट पे चले गए, आप बस गोल करने वाले हैं, फिर अचानक से आप कह रहे हैं कि नहीं, हम अपनी फुटबॉल को वापस लेकर कहाँ जा रहे हैं, बैक पे जा रहे हैं। फिर हम उन्हें सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी को अपनी बॉल दे रहे हैं, फिर वो गोल करने के लिए आगे आ रहा है। ये थोड़ा सा चौंकाएगा सियासत में आगे। लेकिन खैर, हम कोई सियासी जानकार नहीं है, हम सिर्फ खबरों की जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं। और 88 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है, वो जरा फटाफट जान लीजिए एक बार। सुमावली से कुलदीप सिकरवार हैं, मुरैना से दिनेश गुर्जर, दिमनी बहुत बेहद दिलचस्प सीट। उसकी वजह है कि दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर को मौका बीजेपी ने दिया है, तो वहां से दिनेश गुर्जर है, मुरैना से दिनेश गुर्जर, माफ कीजिएगा दर्शक माफ करें, दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर को मौका दिया गया। तोमर वर्सेस तोमर, ये जो दिमनी सीट है, ये यहाँ पे तोमर जो वोटर है वो बहुतायत में है। इस वजह से तोमर जो वोटर है उनको ध्यान में रखते हुए रविंद्र सिंह तोमर को मौका दिया गया है।
अंबाह सीट है, एससी के लिए आरक्षित है। देवेंद्र राम नारायण सखरवार, इनको मौका दिया गया है भिंड से। चौधरी राकेश चतुर्वेदी, ये कोई नया नाम आपके लिए होगा नहीं, चौधरी राकेश चतुर्वेदी लगातार सुर्खियों में रहे और ये तो दिल परिवर्तन के लिए, हृदय परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं। खैर आगे चलते हैं। भिंड से मैंने आपको बताया। गोहद एससी सीट है, केशव देसाई। ग्वालियर सुनील शर्मा। ग्वालियर पे आप बहुत नजर रखिए। ग्वालियर और चंबल एक ऐसा अंचल है जो सूबे की राजनीति को सीधा प्रभावित करेगा, नंबर 1, और सूबे की राजनीति पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगी, नंबर 2। ये 2 बातों पे आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद गोहद हो गई, गोहद की हमने बात कर ली। ग्वालियर सुनील शर्मा। दतिया से मौका दिया गया राजेंद्र भारती, अवधेश नायक। मैंने आपको कहा था अवधेश नायक बीजेपी से कांग्रेस में आए, लगातार इनका विरोध हुआ, लोगों में नाराजगी आई, कार्यकर्ताओं ने कहा कि भैया कल तक तो हम इनके खिलाफ नारे लगा रहे थे, अब क्या करें। पार्टी ने यहाँ पे बैक लिया। मैंने कहा ना कि पार्टी डिसाइड करने के बाद बैक ले, वो एक बड़ा मैसेज जाता है। तो दतिया सीट गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की वजह से दतिया हाई प्रोफाइल सीट है, जिस पर पूरे देश की निगाहें होंगी। राजेंद्र भारती यहाँ से नाराज चल रहे थे, अवधेश नायक को बैक किया गया और मौका किसको दिया गया? राजेंद्र भारती को। पिछोर जान लीजिए, अरविंद सिंह लोधी बहुल सीट है। गुना एससी के लिए आरक्षित है, पंकज कनेरिया। बीना यहां से महिला को मौका दिया गया है, निर्मला सप्रे। खुरई सीट, खुरई बहुत महत्वपूर्ण सीट, यहां से रक्षा राजपूत को मौका दिया गया। खुरई सीट किसकी है? खुरई सीट है भूपेंद्र सिंह की। भूपेंद्र सिंह कद्दावर नेता है, सीएम शिवराज के करीबी माने जाते हैं। इनके पास हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हुआ करता है। वो मसलन इनके पास अभी नगरीय प्रशासन है, ऐसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हमेशा इनके पास होते हैं। उस सीट से मौका दिया गया रक्षा राजपूत को। कौन कौन? तो हाँ, हम ये लगातार बता रहे हैं, खुरई से रक्षा राजपूत है। रहली एक ऐसी सीट है, गोपाल भार्गव का 1-to-1 कम्युनिकेशन है। वो वहां लोगों को ऐसे नहीं जानते कि ये फलाना है, वो ऐसे जानते हैं कि अच्छा ये फलाने का बेटा है, ये फलाने का बेटा है। सुधीर दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर सीट को हम डिकोड कर रहे हैं। मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। रहली से मौका मिला है इंजीनियर ज्योति पटेल, सागर से निधि जैन, निवाड़ी से अमित राय, दमोह से अजय टंडन, और सुधीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, किसी पार्टी का आगे जाना, गोल पोस्ट तक पहुंच जाना, गोल करने के बजाय बैक पे बॉल फेंक देना रिवाइंड पे, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आप इसे कैसे देखते हैं सुधीर? देखिए, बिल्कुल इसमें जो चौंकाने वाली चीज हुई है वो सबसे पहले ये रही है कि जो 3 कैंडिडेट के टिकट बदले गए हैं वो बहुत चौंकाने वाला फैसला रहा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो कैंडिडेट है, जो दावेदार है, वो नाराजगी जता रहे थे, कुछ जगह पे जो टिकट मिले थे उसको लेकर जो नाराजगी जता रहे थे, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि आगे जाकर बदले जा सकते हैं टिकट, लेकिन इतने जल्दी जो टिकट बदले जाएंगे इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। चाहे वो गोटे गांव से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति को दोबारा लेकर आने का, और शेखर चौधरी का टिकट काटा है, नर्मदा प्रजापति को वापस लेकर आए। और सबसे जो बड़ा फैसला हुआ है वो दतिया सीट को लेकर हुआ है। दतिया सीट पर अवधेश नायक को पहले पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन यही आपको टोक रहा हूँ सुधीर जी। दतिया सीट मतलब ऐसी कि हर पॉलिटिकल पार्टी इसका एनालिसिस करके चलती है, कौन से हमारे लिए विनिंग परसेंटेज है, कितने विनिंग परसेंटेज है। दतिया में नरोत्तम मिश्रा के कद का नेता नहीं। इसके बाद अवधेश नायक लाए गए कि भाई चलो उनको पॉलिटिकल समीकरण पता होंगे वहां के, क्योंकि वो बीजेपी में रहे हैं। इसके बाद सीट बदल देना, ये थोड़ा चौंकाता है, ये कमजोर करता है बतौर पार्टी की रणनीति। जी देखिए, बिल्कुल जिस समय पहली लिस्ट इनकी जारी हुई थी 144 उम्मीदवारों की, तो तब हमने ये कहा था कि कांग्रेस की जो लिस्ट जारी हुई है ये काफी सोच समझकर लिस्ट जारी की गई है। कहीं ना कहीं भाजपा को इसमें अपने उम्मीदवार चुनने के लिए चुनौती साबित हो सकती है, लेकिन इस तरह की जो चीजें चल रही थी, जो उम्मीदवार इन्होंने घोषित किए थे, अब 3 सीट जो बदली, तो कहीं ना कहीं ये इनपुट कांग्रेस को मिला था कि दतिया सीट पर शायद
अवधेश नायक को उतारने का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो सकता है, क्योंकि राजेंद्र भारती लगातार वहां से चुनाव लड़ते आ रहे थे, वहां बड़े नेता माने जाते हैं। जिस तरह का कद भाजपा में नरोत्तम मिश्रा का, वैसे ही राजेंद्र भारती का कद दतिया इलाके में माना जाता था। तो ऐसे में राजेंद्र भारती की वापसी आना बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि अवधेश नायक जो आए थे वो भाजपा और संघ के बैकग्राउंड से आते थे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेसियों का सपोर्ट जो मिलने की बात हो रही थी वो शायद उनको नहीं मिलता। इस वजह से मुझे लगता है कि टिकट बदलने का फैसला किया गया है। जहां तक गोटेगांव सीट की बात है, वहां पर भी मैं आपको टूकना चाह रहा हूँ कि किसी बड़ी पार्टी का जो सर्वे की बातें कह रही है, जो विरोध का सामना कर रही है, जो बगावत का सामना कर रही है, अगर आप एकदम फ्रंट फुट से बैक फुट पे आ जाएंगे, नीतिगत नुकसान बहुत होता है। ऐसा वोटर कम है जो इन बारीक लाइनों को समझ पाता है या आपकी तरह चीजों को बारीक तरीके से देख पाता है, लेकिन ऐसे वोटर का परसेंटेज ठीक ठाक है। वो ये समझ रहा है कि आप तो बैक फुट पे आ गए, आप तो पीछे आ गए। नहीं, देखिए, बैकफुट पर आना, जहां तक बात है कि उम्मीदवार बदलना, ये निश्चित तौर पर किसी न किसी लेवल पर इसको आप मान सकते हैं कि कदम पीछे खींच ले, क्योंकि जो लिस्ट घोषित की गई थी तब ये कहा जा रहा था कि बहुत कड़ा फैसला कांग्रेस ने लिया है, और ये कड़ा फैसला लेने के बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये संदेश उससे आ रहा था कि भाई नर्मदा प्रसाद प्रजापति का टिकट काटा जाना ही अपने आप में बहुत कड़ा फैसला था। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि बीजेपी के रास्ते पर कांग्रेस जा रही है टिकट को लेकर, और कहीं पर भी जरा सी भी कोई ढिलाई पार्टी नहीं बरतना चाहती थी शायद, इस वजह से कुछ ऐसे टिकटों की घोषणा हुई थी। लेकिन ललित, यहाँ वहीं पर आपकी जो बात थी उसी बात को पुष्टि भी हो सकती है कहीं पर, या पुष्टि हम कर सकते हैं इस बात की कि कहीं ना कहीं ये कदम पीछे खींचना साबित हो सकता है, क्योंकि पिछोर में जो टिकट इन्होंने दिया था, पिछोर के उम्मीदवार को इन्होंने बदला है। तो पिछोर की जो सीट थी केपी सिंह की, वो सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। और सबसे बड़ी चीज है कि कहीं ना कहीं शिवपुरी से अगर उनको उम्मीदवार जब बनाया गया था तो ये कहा जा रहा था कि उनका वहां विरोध हो रहा है, उनको वापस भेजने की मांग उठ रही है ताकि पिछोर की सीटों से। अब पिछोर पर कांग्रेस ने फिर से नया डिसीजन लिया, फिर उम्मीदवार को अपने बदल दिया है। दूसरी चीज है कि कई बार ऐसा रहा है कि सुमावली से इन्होंने नया चेहरा दिया, जो पहली बार मैदान में उतरेगा राकेश गुर्जर का जो नाम है वो नया चेहरा है सुमावली से। और इस तरह से सुमावली से माफ कीजिएगा, कुलदीप सिकरवार जो है वो सुमावली से नया चेहरा है, और इस तरह से एक राकेश गुर्जर है वो भी नया चेहरा के तौर पर उतारा है। सुमावली सीट आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण मानी जाती है, मुरैना जिले की आती है, भिंड ग्वालियर संबंध इलाके में जो सीट आती है सुमावली, वो काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सीट की हम बात करते हैं कि वहां कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री है, भाजपा ने जिनको उम्मीदवार बनाया है, उनके सामने पार्टी क्या करेगी। पार्टी ने नरेंद्र सिंह तोमर के सामने मौजूदा विधायक रविंद्र सिंह तोमर को उतारा है, जो पिछले उपचुनाव में चुनाव जीतकर आए थे और लगातार क्षेत्र में सक्रिय है वहां पर। तो ऐसे में जो मुरैना की जो सीट है, दिल्ली सीट जिसको हम बोलते हैं, दिल्ली सीट पर नरेंद्र सिंह तोमर और रविंद्र सिंह तोमर, या वहां पर आप एक बात ललित समझने की कोशिश करिएगा कि जातिगत समीकरण ग्वालियर चंबल इलाकों में बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं, चुनाव के लिहाज से भी और समाज के लिहाज से भी। अक्सर वहां पर यह कहा जाता है कि जब कभी भी दिल्ली सीट का अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि दिल्ली सीट में जब कभी भी दो तोमर उम्मीदवारों के बीच बीजेपी और कांग्रेस में जब मुकाबला होता है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं तीसरे उम्मीदवार को मिल जाता है। तो ऐसे में अब वहां से जो दलदोतिया उम्मीदवार जो बीएसपी से उतरे, ये बहुत दिलचस्प बात आपने बताई है कि जब तोमर वर्सेस तोमर होगा तो फायदा कहीं और होगा, लेकिन पार्टियां भी तो जानती होंगी ना। देखिए, पार्टियां भी बिल्कुल उसको जानती होंगी, पार्टियों को सारा पता है, पार्टी अपना समीकरण लगाती है। लेकिन एक बात ललित ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे क्रिकेट का मैच होता है, वर्ल्ड कप में आप देख रहे होंगे, क्रिकेट का मैच होता है कि क्रिकेट में कुछ भी कहना जो है संभव नहीं होता। सेम राजनीति के साथ आप कह सकते हैं अब मध्य प्रदेश की राजनीति 2020 हो गई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। जी बिल्कुल ललित, अभी 2020 के दौर में आ गई है, लेकिन आप ये मानिए कि अब से बाद कम से कम 10-12 दिन बाद जब नामांकन दाखिल होना शुरू हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक क्रिकेट का जो नया फॉर्मेट तेजी से यूरोपीय देशों में और यही देशों में फेमस हो रहा है, वो T10 का जमाना है कि 10 ओवर का मैच फटाफट खेलिए। आपने देखा होगा कि 100 गेंद का मैच T10 में होने लग गए, जो 100 का मैच होता है। तो अब जो आगे जाएंगे उनको T10 खेलने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि अभी भी कई ऐसी सीटें बची है जहां पर उम्मीदवारों को आना बाकी रहेगा, और कम से कम
उन सीटों पर अब क्या फैसला ये लेते, ये देखने वाली बात होगी। आप एक महत्वपूर्ण सीट की बात करते हैं, हम हीरालाल अलावा की हम बात करते हैं, जयस के नेता थे। कहीं ना कहीं ये बात बीच में निकल के आ रही थी कि जयस क्या करेगी। जयस ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था कि हम अपनी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन हीरालाल अलावा, डॉक्टर हीरालाल अलावा जो मौजूदा विधायक मनावर से, अब उनके शामिल होने के बाद ये देखना पड़ेगा कि जयस का रुख क्या होता है, क्योंकि जयस में भी दो धड़े होने की बात सामने आ रही थी कि जयस के दो धड़े होंगे तो जयस किसका सपोर्ट करेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप देखिएगा इसमें कि जो SC ST की जो सीटें होती है, खासतौर से ST की सीटों पर जो है उनपे काफी उम्मीदवार जो उतारे गए उनको बड़ा सोच समझ के फैसला लिया गया है। बुरहानपुर की सीट की बात अक्सर हम कर रहे थे कि बुरहानपुर में टिकट को लेकर कांग्रेस थोड़ी सी पसोपेश में थी, लेकिन सुरेंद्र सिंह शेरा को वहां से कांग्रेस ने टिकट दिया, उम्मीदवार जो निर्दलीय के तौर पर थे और काफी चर्चित भी थे। आपने देखा होगा कि जब इस सरकार के बीच में जो उठापटक का दौर चल रहा था तो सुरेंद्र सिंह शेरा का नाम भी बहुत तेजी से उसमें उछला था। और ऐसे में कांग्रेस ने राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बुरहानपुर से जब वो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही थी तो सुरेंद्र सिंह शेरा को उसका प्रभारी बना गया था, और उसके बाद से ये अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। कहेंगे कि लगभग कंफर्म हो गया था कि बुरहानपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह शेरा होंगे। जी, एक बात मैं अपने दर्शकों को और याद दिलाना चाहूंगा कि हम सुनेंगे, सुधीर जी को हम सुनेंगे, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात जो उन्होंने याद दिलाई कि जब सरकार के घटनाक्रम चल रहे थे बहुत दिलचस्प, तो सबसे ज्यादा अगर किसी के सुनने लायक बयान थे 2019 में सरकार के उठापटक के दौरान, तो वो सुरेंद्र सिंह शेरा के थे। पहले उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी के यहाँ गया हुआ हूँ, फिर उन्होंने कहा कि मेरे को किडनैप करने की धमकी दी गई, फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरी कार को 2 लोगों ने पीछा किया और इस तरह की बातें निकल कर आई। पर सुरेंद्र सिंह शेरा किसी फिल्म की तरह पूरी स्क्रिप्ट को अपने इर्द गिर्द बांधे हुए थे। इसी बात की तरफ इशारा सुधीर जी कर रहे हैं। एक बात और, आपको कौन सी सीट चौंका रही है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे हमने आपको बताया कि सुमावली की जो सीट है वहां पर कुलदीप सिकरवार को जो दिया गया है। खुरई की हम बात करते, खुरई से रक्षा राजपूत को टिकट दिया, जैसा कि आपने जिक्र किया कि खुरई से भाजपा के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह आते हैं जो नगरीय प्रशासन मंत्री, और उसके बाद वो गृह मंत्री का और परिवहन मंत्री का जो कार्यभार है वो संभाल चुके। बहुत आपने जैसे बात की कि उनको बहुत अच्छे पोर्टफोलियो मिलते थे, उसको लेके वो जो सीट है खुरई सीट पर बहुत लोगों की नजर थी कि क्या मिलेगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण सीट है ललित दमोह की सीट पे अजय टंडन है। दमोह की सीट आप मान के चलिए कि पिछले जब उपचुनाव हुए थे तो नाक का सवाल बन गई थी। ऐसे में अब दमोह से अजय टंडन का उतरना कहीं न कहीं ये जो चुनाव है दमोह का इसको दिलचस्प बना देगा। और बीजेपी के लिए अब दमोह से कौन उम्मीदवार आएगा, कैसे उम्मीदवार उतरता है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण सवाल रहेगा, क्योंकि दमोह की राजनीति। क्या मैं ये याद करूं कि आपने और हमने लंबा डिस्कशन किया है कि सिद्धार्थ मलैया पहुंचे और उनका एक स्वागत हुआ, वो नाराज भी थे, वो खुश भी थे और मीडिया के सवालों का बड़ा घुमावदार जवाब दे रहे थे। क्या हम उसे याद कर सकते हैं? यहाँ पे आप बिल्कुल याद कर सकते हैं, और उसके याद करने की वजह आप एक ये भी हम बताते हैं कि उसी में वो जो उनके जन्मदिन की पार्टी हुई थी और रूटों को मनाने की जब बात हुई थी तो मैंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो है जो दमोह से सांसद होकर आते हैं उनसे मैंने कहा था कि जब इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा था कि क्या दमोह में सब ठीक ठाक है, जो लोग नाराज थे उनके क्या है, तो उन्होंने ये बात कही थी कि हमको छोटे बनने में या माफी मांगने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि परिवार में इस तरह की चीजें होती है। और उसमें एक और महत्वपूर्ण चेहरा था ललित, अगर आपको याद होगा तो वो नाम है कैलाश विजयवर्गीय का, जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने भी दमोह में जाके सारे नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की थी और ये कहा था कि सब ठीक है, परिवार में सब ठीक चलता है। अब वही कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की 1 नंबर सीट से उम्मीदवार है। तो ललित कड़ियों को अगर आप जोड़ना शुरू करेंगे तो सियासत की कड़ियां ऐसी जुड़ती जाएंगी, जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो हो सकता है कि नतीजे आने के बाद भी कड़ियां जोड़ने का हमें मौका मिलेगा, और हो सकता है कि ये जो कड़ियां जुड़ेंगी वो कहीं न कहीं हमें लोकसभा तक लेकर जाएंगी। तो निश्चित तौर पर जो सीटों की हम बात कर रहे थे जी, हाँ, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। कैलाश विजयवर्गीय का आपने जिक्र कर दिया, और जब सियासत में ये नाम आता है, मध्य प्रदेश की सियासत में ये नाम आता है, हम जब भी देखते हैं कि डैमेज कंट्रोल कहीं लफड़ा क्रिएट कर रहा है या तगड़ा लफड़ा, जिसको हम स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं लफड़ा, या कहीं गड़बड़ हो गई है, वहां कैलाश विजयवर्गीय का नाम आता है। एक दूसरा, आपने जिक्र किया कि मसला हम 23 पे डिस्कस कर रहे हैं,
पर बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक 24 को लेकर है। ये कनेक्ट करते हैं कैलाश विजयवर्गीय, ये लिस्ट को लेकर नहीं है, ये मेरा सवाल पूरी सियासत को लेकर है। सर बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में एक समय ऐसा था जब कैलाश विजयवर्गीय को सीएम पद का बहुत मजबूत दावेदार माना जा रहा था। ऐसे धीरे धीरे करके आपने देखा होगा कि कई ऐसे नाम बीच में उछलने लगे थे कि जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। और अभी भी आप ताजा बयान अगर कैलाश विजयवर्गीय का याद करेंगे तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ सिर्फ विधायक बनने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ और भी मैं बनूंगा। इन संकेतों को जब इसको डिकोड करने की कोशिश करने पर आप मान सकते हैं कि कोई भी जी मैं जान रहा हूँ अभी पूरी जगह न्यूज़ 18 देखा जा रहा है और आपकी ये बात कई जगह दिल की धड़कनें बढ़ा रही होंगी। जी प्लीज। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने दूसरी लिस्ट में या तीसरी लिस्ट में जो टिकटों की घोषणा की थी, उस समय राजनीतिक गलियारों से लेकर सियासत के गलियारे और मीडिया के गलियारों में, और आप ये मान के चलिए कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपने तरीके से अलग अलग इन चीजों का आकलन किया था। उसी आकलन में से यह निकल कर आया था कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा फैसला होने की संभावना दिखती है, या फिर इन उम्मीदवारों का जो चयन है वो किसी बड़े फैसले की ओर इशारा करता है। हमने जब मध्य प्रदेश के जो प्रभारी है मुरलीधर राव, उनसे हमने इंटरव्यू में ये पूछा था कि क्या आप चुनाव से पहले सीएम का चेहरा घोषित करेंगे, उनका जवाब था कि हमारे पास वर्तमान में भी कोई दिक्कत नहीं है और भविष्य में भी मुख्यमंत्री की हमारे पास कोई कमी नहीं है। आप ये मान के चलिए कि इस तरह से जो चीजें आ रही थी, तो खैर अभी तो सबसे बड़ी चुनौती दोनों पार्टियों के सामने क्लियर कट ये है कि किस तरीके से बहुमत हासिल करे। वो जो जिसको हम मैजिक फिगर बोलते हैं, 116 का जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा है, उस आंकड़े तक पहुंचने के लिए पूरी जोर आजमाइश चल रही है। इसीलिए दोनों पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और सबसे बड़ी बात ये देखिएगा कि अब ये सूची तो अभी देर रात जारी हुई है, जब इसका धमाका होना शुरू हो गया होगा, कई लोग ऐसे होंगे जिनको रात में नींद नहीं आएगी, जो इस लिस्ट में अपना नाम तलाशने की कोशिश कर रहे होंगे और नाम नहीं मिल रहा होगा जब इनको, तो निश्चित तौर पर सुबह आपको फिर से राजनीतिक जो दल बदल का जो माहौल मिलता है, जो नाराजगी का माहौल मिलता है, जो असंतुष्टि का माहौल मिलता है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो निश्चित तौर पर जब हृदय परिवर्तन की बात बोलते हैं, इस पे आपको एक छोटी सी बात, भले ही मजाक में या व्यंग्य में आप इसको समझिएगा, कि एक नेता से किसी ने पूछा था कि भैया जब आप किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? तो बोले कि इसको तो बगावत कहेंगे, इसको तो हम धोखेबाजी कहेंगे, हम तो कहेंगे कि इन्होंने जो है गद्दारी की हमारे पार्टी के साथ। और जब दूसरी पार्टी का आदमी आपके पार्टी में आएगा तो तब नेताजी क्या कहेंगे? तो नेताजी का जवाब था कि इसको तो हम हृदय परिवर्तन कहेंगे, वो हमसे प्रभावित है होकर हमारे पास आ रहे हैं। बहुत तो देखिए राजनीति में बहुत जबरदस्त और मार्के की बात आपने कही है कि आप जब करें तो वो बगावत कहलाए और हम जब करवा लें तो वो हृदय परिवर्तन कहलाए। एक और महत्वपूर्ण चीज है भोपाल उत्तर आरिफ फकीर, इसको लेकर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात सुधीर ने कही है उस पर आप ध्यान रखिए। देखिए मध्य प्रदेश वो लैब है जिससे पूरे देश के लिए एक्सपेरिमेंट जहां पर किए जाते हैं। एक बात ये जान लीजिए, मध्य प्रदेश पर आपको नजर इस वजह से भी रखनी है कि मध्य प्रदेश के नतीजे दोनों के लिए, ना सिर्फ बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए भी ये नतीजे बहुत मायने रखते हैं। मध्य प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है। ठीक सर, अगला सवाल भोपाल उत्तर आरिफ फकीर, इनका कोई जवाब नहीं, लेकिन एक बात और है, सुना है परिवार में बड़ी बगावत चल रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आरिफ फकीर की स्वास्थ्य को लेकर चीजें आ रही थी कि उनकी तबीयत खराब है और वे चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, हो सकता है कि उन्होंने पार्टी को पहले ही इस बारे में जानकारी दे दी हो कि हमारी तबीयत खराब है, ऐसी स्थिति में टिकट क्या है, किसको दिया जाए या किस तरह का कैंडिडेट वहां पर तलाश किया जाए। इसको लेकर आपने बात सुनी होगी कि लगातार परिवार की जो आप बात कर रहे थे कि परिवार में आरिफ फकीर का जो परिवार है उसके उत्तराधिकारी जो घोषित करने की जो बात हुई थी, इनके जो भाई है आमिर अकील, आपने उनका नाम सुना होगा कि यहाँ पर जैसे ही परिवार में जो फूट की आप बात कर रहे थे कि इनका जो बेटे को उत्तराधिकारी जब घोषित किया था आरिफ अकील ने, तो उसी वक्त उनके जो भाई है उन्होंने आरिफ अकील के खिलाफ बहुत बड़ी बात कह दी थी, क्योंकि आरिफ अकील ने सार्वजनिक तौर पर उत्तराधिकारी का ऐलान किया था। अगर आप याद करेंगे इसको तो बहुत ज्यादा दिन हुए नहीं है,
15 अगस्त के बाद, मतलब यानी कि 15 या 16 अगस्त के आसपास की ये बात है। तो उस समय पर जब आरिफ अकील ने अपने बेटे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, 6 बार के विधायक है आरिफ अकील और मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, तो ये 15 अगस्त के दिन ये जो कलर थी सार्वजनिक मंच पे देखी गई थी। और आरिफ अकील के जो छोटे भाई है आमिर अकील और इनके दोनों जो पुत्र है, इनके बीच को देखने के मिली थी। और बड़ी चीज आप ये देखिए कि मतलब अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं, जो आप फूट की बात कर रहे हैं, परिवार की फूट की जो बात कर रहे थे, जो रैली उस समय आयोजित की थी उसका नाम था पैगाम मोहब्बत। और पैगाम मोहब्बत की रैली में जो संदेश दिया गया था वो ये दिया गया था कि मंझले बेटे आतिफ अकील के नाम का उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में ऐलान करते हैं। और उसके बाद विधायक सज्जन सिंह वर्मा भी वहां पर थे और वहां पर आरिफ अकील ने कहा था कि मैं यहाँ पे अपने आतिफ के नाम की घोषणा कर रहा हूं और आप मेरी मंशा से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी को अवगत करा दें। इनके ऐलान करते ही मंच पर ही पारिवारिक कलह उभर आई थी और इनके छोटे भाई आमिर अकील ने आतिफ के नाम पे विरोध जताया था और अपने मार्मिक अंदाज में अपने बड़े भाई से कहा था कि भाईजान मुझे नहीं मालूम कि आप मुझसे क्यों नाराज हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर आमिर अकील जो थे उनको आरिफ अकील के साया कहा जाता था। इनके जो जो राजनीतिक सफर रहा उसमें आमिर अकील पूरी तरह इनके साए के साथ खड़े रहे और ऐसे में जब आतिफ को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं तो कहीं ना कहीं दिल के कोने में एक दर्द उठना जो है वो स्वाभाविक बात होती है। मैं एक चीज और, खातेगांव से दीपक जोशी का नाम मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ, एक बात। दूसरी बात कि गोविंदपुरा ये सीट कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम है नहीं और यहाँ से मौका दिया गया रविंद्र साहू को। क्या कुछ आप डिकोड कर पाएंगे गोविंदपुरा और खातेगांव को लेकर, दीपक जोशी जी? बिल्कुल, देखिए गोविंदपुरा सीट की अगर हम बात करते हैं तो गोविंदपुरा सीट आपको याद रखनी चाहिए कि जो गोविंदपुरा सीट है वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की परंपरागत सीट रही है और इस वक्त वहां से उनकी बहू कृष्णा गौर विधायक है। जहां तक कांग्रेस के कैंडिडेट का सवाल है तो आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में किसी भी चुनाव का कार्यालय का जो पहला उद्घाटन हुआ था वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जाकर जो किया था वो गोविंदपुरा में ही किया गया था। हालांकि तब तक कोई उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई थी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि गोविंदपुरा की सीट पर जो स्थिति थी वो क्या कंडीशन रही होगी और कांग्रेस उस सीट को डिकोड करने की हम कोशिश बोल सकते हैं कि कांग्रेस कैसे उसको डिकोड करने का प्रयास करेगी और क्या करेगी। सबसे बड़ी चीज ये बात इसमें आती है। दूसरी बात आपने कही है दीपक जोशी की, तो दीपक जोशी एक दिन पहले तक हालत ये थी कि खातेगांव में जहां से उनको जो टिकट दिया गया है खातेगांव में 2 दिन पहले तक दीपक जोशी के खिलाफ वहां पर पोस्टर लग गए थे और लिखा गया था कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा। खातेगांव में उनको वहां से प्रबल उम्मीदवार माना जा रहा था और यही जो बात साबित हुई कि दीपक जोशी को देखिए, दीपक जोशी पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जो है उनके बेटे हैं और कैलाश जोशी बहुत बड़ा नाम भाजपा में रहा है, भाजपा संगठन में रहा है। ऐसे में उनके बेटे दीपक जोशी थे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय को लेकर या किसी चीज को लेकर आहत होने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ा सा आहत हूं, मेरी जो अपेक्षाएं थी वो नहीं पूरी हुई, इसलिए मैं कांग्रेस का दामन थाम रहा हूं। साथ ही ये भी कहा था कि मैं कांग्रेस में इसलिए नहीं आया कि कांग्रेस मुझे टिकट देगी, लेकिन मुझे कमलनाथ जी ने ये कहा था कि आपको जो वादे किए गए थे उन वादों को हम पूरा करेंगे, आपके काम हम करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि पहले ये बागली में थे, उसके बाद ये हाट पिपलिया में गए थे, अब ये तीसरी जगह खातेगांव पहुंचे हुए और इसी को लेकर जो पोस्टर लगाए गए थे वो पोस्टर इसलिए लगाए गए थे कि भाई ये जब पहले बागली में थे तो वहां इनका कुछ उल्लेखनीय योगदान नहीं है, हाट पिपलिया गए वहां कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं है, अब खातेगांव में ये क्या करेंगे, तो इसीलिए पोस्टर है। और अब मानते चले कि तो पहली बार ऐसा नहीं हुआ था, इसके पहले जो पोस्टर लगाए गए थे करीबन हफ्ते भर पहले वहां पर भी कांग्रेस से नहीं चलेगा दीपक ये लिखा था, खातेगांव में क्या करेगा बुझा हुआ दीपक ये लिखा गया था। हालांकि ये व्यक्तिगत जो है वो आक्षेप होते हैं, ये ठीक नहीं होते, लेकिन सियासत होती है, चुनाव आता है ललित, तो इस तरह की चीजें आम हो जाती है। इशारा मिल जाता है कि आप अगर बहुत हाईलाइट कर रहे हो कि कोई अपने पिता की तस्वीर लेकर अकेला अपने 4-5 समर्थकों के साथ आ रहा है और वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप उसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध की तस्वीरें या आपकी तस्वीर के आगे क्रॉस लग जाए, ये बड़ी बात होती है। ये आपने सही कहा। अब मैं वापस आता हूँ थोड़ा ओवरऑल पे। 88 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है, लेकिन मैं फिर वहीं पर आ रहा हूँ। आप जब सीटों पे नाम वापस लेते हैं तो ये दिखाता है कि जब आपने नाम डिसाइड किए तब कहीं ना कहीं आपकी सर्वे की रिपोर्ट कमजोर थी, या
सर्वे की मान लीजिए या आपके डिसीजन की मान लीजिए, नाम को बैक करना ये थोड़ा सा सियासत में ये थोड़ा डिस्टर्ब करता है। मैं ये समझना चाह रहा हूं सर। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो चीजें हुई है और इस चीजों को लेकर आप निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं नुकसान करती भी है, और जो पैकअप करना, पीछे कदम खींचना, ये अपने आप में बड़ा फैसला होता है ललित। तो ये कहीं ना कहीं वो करता। दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बताऊं, मतलब एक चीज शायद मुझे लगता है कि इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं गया है, और शायद अभी तक किसी का शायद ध्यान नहीं गया, जिस चीज पर हमारा इस वक्त हम ध्यान जा रहा है। मध्य प्रदेश में सीटें ललित कितनी है? 230 विधानसभा की सीट है, ठीक, हाँ, है ना। आप कांग्रेस के 144 उम्मीदवार और 88 उम्मीदवारों को सीटों का जोड़ करेंगे तो 232 होते हैं, यानी 2 उम्मीदवार एक्स्ट्रा घोषित किए गए। ये कहाँ जाएंगे बताइए? अभी तक शायद किसी ने ये जोड़ नहीं लगाया। ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। अगर सियासत की ब्रेकिंग और मध्य प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति में ये पहली बार होगा। 230 में से आप 232 डिक्लेयर कर रहे हैं। ये कहाँ पेचो खम हो गया? कहाँ कांग्रेस का थिंक टैंक जो बहुत फेमस है, जो अपने आप को कहता है कि वो पूरी दुनिया के लिए सोचता है और वो एक ग्रोथ पॉलिटिक्स देता है, वो 232 रिलीज कर रहा है। ये आपने चौंका दिया, मतलब मुझे ही चौंका दिया आपने। मैं अभी इन सीटों का हिसाब लगा रहा था ललित, और अचानक से मैं जब हिसाब लगा तो देखा तो मैं खुद चौंक गया, और मैंने देखा कि ये सीट तो मध्य प्रदेश में 230 है, तो 232 उम्मीदवार की घोषणा की गई। तब अब ये मान के चले कि इनमें से जो 2 उम्मीदवार है वो कौन से हैं जिनका टिकट कटेगा। और मुझे लगता है कि जब आप ज्यादा तेज दौड़ते हैं तो थोड़ा संभल के आपको दौड़ना चाहिए। वापस मैं आना चाह रहा हूँ, 88 उम्मीदवारों की लिस्ट डिक्लेयर की गई है। ये बड़ा इश्यू है जिस पे आपने इशारा किया। दर्शक इस बात को बहुत ध्यान दें, दर्शक इस बात को बहुत ध्यान से रखें, आपका कैलकुलेटिव माइंड बहुत तेज होना चाहिए। और आप एक पार्टी हैं, आप अपने आप को कहते हैं हम 140 साल पुरानी पार्टी है। 140 साल पुरानी पार्टी ये दावा करती है कि बड़े बड़े थिंक टैंकर उसके पास है, उसके पास वो ये दावा करती है कि वो सनातन को भी साथ में लेकर चलती है, वो ये दावा करती है कि हम सबके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आपके दावे अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, पर प्लीज 230 में से 250 तक मत पहुंच जाइए। 230 को 230 रखिए, 232 मत करिए। ये सुनिएगा, सभी जिम्मेदार सुने इस बात को, कहाँ आपसे कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रही है। मैं वापस आ रहा हूँ सुधीर जी, ये जो लिस्ट आई है, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की, बड़े मंथन के बाद जारी की, पर ऐसा लग रहा है कि अब पार्टी हड़बड़ी मोड में आ रही है कि लिस्ट जारी करना है, लिस्ट जारी करना है। ऐसा कुछ आपको नजर आता है? जी देखिए, लिस्ट जारी करने को लेकर लगातार जिस तरह की अटकलें चल रही थी, जिस तरह की पथोपेश चल रहा था, मैं नाम का खुलासा नहीं करना चाहूंगा। कुछ उम्मीदवारों से मेरी बात हुई है, जैसे ही टिकटों की घोषणा हो गई, कुछ उम्मीदवारों से हमने जानने की कोशिश की कि आप क्या माहौल है, किस तरह की चीज है। तो वो लगभग ये बता रहे थे कि लगभग 1 हफ्ते से हमारे साथ ऐसा होता था कि हमको सुबह खुशी मिलती थी, फिर शाम को हमको दुख मिलता था, रात को सोने से पहले खुशी मिलती थी। तो समझ में नहीं आता था कि हमें खुश होना है या दुखी होना है। लेकिन अब लिस्ट आ गई है, नाम आ गया है, तो अब जब नाम आ गया और उसमें भी जब 3 टिकट बदले जा चुके हैं, तब भी इनमें ये चिंता है कि अब हमारे नाम का क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि अभी फिर कुछ इसमें हो जाएगा। जी जी, जैसा कि हमने कैलकुलेशन करके आपको बताया कि भाई 88 और 144 तो 232 होता है। तो अब इनमें वो 2 कौन है, वो 2 कौन भी तलाशना बहुत जरूरी हो जाएगा कांग्रेस के लिए भी, और खासतौर से कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा कि इनमें वो 2 लोग कौन है। तौर पर ये जो आप जिस बात की तरफ मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, जिस बात की तरफ वीर इशारा कर रहे हैं, अगर आप उसे कैलकुलेट करके देखें तो ये मीडिया की भाषा में, चलिए मीडिया छोड़ दीजिए, आप कॉलेज पढ़ने जाते हैं, आप आंसर शीट हल करते हैं, या आप खेती किसानी करते हैं, आप धान की बुआई करें और बीज आपने रोक दिया धनिया का, ऐसा होता है कभी? चलिए धान हटा दीजिए, आप जाएं मैथ्स का पेपर देने, सोशल साइंस का पेपर हल करके आए, ऐसा कभी होता है? इस पे सोच कर देखिए। मैं उस तरीके का, मीडिया में उसे कहा जाता है ब्लंडरेस्ट, मैं एक्सट्रीम पे जा रहा हूं, ब्लंडरेस्ट। आप 232 कैंडिडेट घोषित कर दे रहे हैं। इसी ब्लंडरेस्ट के साथ एक बात, और हाँ, आज जो सुधीर ये बात कह रहे हैं, कल ये देश की सुरक्षा बनेगी, ये आप लिख कर रख लीजिए। मैं वापस आ रहा हूं, ब्लंडर सिर्फ इतना ही नहीं है सर,
कि आप 230 में 232 पहुंच गए। ब्लंडर ये भी है कि जब एक पार्टी, आपके सामने कौन है, आपके सामने स्टार प्रचारक हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके सामने स्टार प्रचारक हैं सबसे बड़ा मास कनेक्टिव करता शिवराज सिंह चौहान साहब, उनके सामने आप पहले बता रहे हैं कि ये 3 लोग भाई चुनाव लड़ेंगे, फिर आप कह रहे हैं नहीं ये 3 नहीं लड़ेंगे, ये बैक कर लेंगे। नर्मदा प्रसाद प्रजापति को आप ये एक्सपेक्ट करें कि हम महाकौशल के नरसिंहपुर से इस नाम को इरेज कर सकें, ये संभव ही नहीं है। पार्टी ये ब्लंडर सेल्फ गोल कर क्यों रही है, वो भी जब नुकसान के मोड में हो। जी सर प्लीज दीदी सर। जी ललित, आपकी आवाज आपकी ब्रेक हो रही थी, मैं सुन नहीं पाया, फिर से कहिए। मैं फिर अपने दोनों सवाल दोहरा रहा हूं कि आपने, सुधीर ने जो कहा है आज की बात में कि आप 230 सीटों पे अगर 232 कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं ना, आपको अपना कैलकुलेशन बहुत ध्यान रखना चाहिए। कल के नेशनल मीडिया में ये लाइन आने वाली है, अगर ये लाइन नहीं आएगी तो ये सवाल आने वाला है। 140 साल पुरानी पार्टी होने का दावा करने के बाद अगर आप अपने कैंडिडेट की लिस्ट और संख्या को लेकर कैलकुलेटिव नहीं है, एक बात। दूसरी बात, पार्टी का चेहरा डिसाइड करने के बाद आप बैक करें, वो भी नर्मदा प्रसाद प्रजापति जो पिछली सरकार में बहुत महत्वपूर्ण ओहदे पर रहे हैं। अच्छा ललित आपको बीच में रोकना, ललित आपको बीच में रोकना चाहूंगा मैं। जी आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ सर। देखिए इसका हम एनालिसिस करने के लिए बैठे लिस्ट का, और जो हम बात कह रहे थे कि वो थोड़ा सा कैलकुलेशन, हमसे भी कैलकुलेशन में थोड़ी सी भूल ये हुई है ललित कि हमने पिछले 88 और 144 हमने जोड़े हैं, लेकिन एक बात इसमें ये है कि हमने ये ध्यान नहीं दिया, इसमें थोड़ा सा हमसे ये हो रहा है कि हम 3 जो कैंडिडेट है वो रिप्लेस भी हुए हैं। जी तो 3 कैंडिडेट अगर हम इसमें से हटा देते हैं जो पिछले इसमें से हम मानेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जाकर 229 के करीब आंकड़ा पहुंचता, और एक जो सीट है वो होल्ड की गई है, तो आंकड़ा बराबर ठीक है। क्योंकि हमने दोनों सीटों को मिलाकर जोड़ दिया था ललित, तो इसलिए ये ऐसी कंडीशन बन रही थी, लेकिन उसमें जो 3 सीट बदली गई है उसको भी हमने इसमें शामिल कर लिया था, तो लिहाजा थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा था। ठीक, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि 140 साल पुरानी पार्टी नर्मदा प्रसाद प्रजापति को महाकौशल में नेग्लेक्ट करे, नरसिंहपुर में नेग्लेक्ट करे और बैक करे, ये सेल्फ गोल जैसी स्थिति है। ये कम से कम नहीं होनी चाहिए, वो भी तब जब आपके सामने रणनीतिकार के तौर पर आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम जान रहे हो। घंटों मैं देखता हूं प्रधानमंत्री 10 बजे राजस्थान में सभा कर रहे होते हैं, फिर 1:30 बजे छत्तीसगढ़ में सभा कर रहे होते हैं, फिर हम उन्हें तेलंगाना में सुनते हैं। इतनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स आपके सामने है और आप अपने कैंडिडेट को बैक कर रहे हैं। ये मेरा कहना है आपसे, सेल्फ गोल जैसी स्थिति ये होनी नहीं चाहिए सियासत में। जी देखिए कहीं ना कहीं इन चीज को लेकर भी मंथन हुआ होगा, और बहुत जिस तरीके से जो लिस्ट देर रात हुई है, सुबह से इसको लेकर जो मंथन चल रहा था, उसको अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर मुझे लगता है कि एक एक उम्मीदवार एक एक सीट पर बहुत जबरदस्त यहाँ पर लगता है कि कांटे का मुकाबला आप जिसको कहते हैं, मतलब भाई बीजेपी से या बाकी पार्टियों से तो अब बाद में लड़ना होता है। पॉलिटिकल पार्टियों को सबसे पहले उनको अपने लोगों से लड़ना होता है कि भाई इनके बीच जो कांटे का मुकाबला है, जो असंतुष्ट लोग हो जाएंगे, बागी हो जाएंगे, उनको कैसे संभालना है, कैसे मनाना है, ये सब चीजों पर करना भी बहुत बड़ी चुनौती पार्टियों के सामने होती है ललित हमेशा। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पूरा नफा नुकसान का आकलन करने में कहीं न कहीं इन सीटों पर खास तौर पर यह सरप्राइजिंग था जब गोटेगांव से नर्मदा प्रसाद प्रजापति की टिकट काटी गई थी और शेखर चौधरी को जब टिकट दी गई थी, तो तब किसी ने अनुमान नहीं लगाया होगा कि आगे जाकर ये टिकट बदलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को इस फैसले पर वापस आना पड़ा होगा। और लेकिन ये जो बात आपने कही है कि कहीं ना कहीं पीछे कदम खींचना जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान कर सकता है। लेकिन अब चूंकि नर्मदा प्रसाद प्रजापति वहां पर लंबे समय से विधायक है। जी, हम जब बात कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार की, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के, आप अगर पूरी आवाम उनको सुनती है, वो डिजिटल की बात करते हैं, वो 47 की बात करते हैं,
वो 50 के विजन की बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री को हम सुनते हैं, वो एक पर्टिकुलर विजन और विजन पे काम करने को लेकर जाने जाते हैं। उनकी अप्रोच ऐसी है कि जहां वो जिस जगह पे हाथ रख दें, या जो हमने देखा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वो उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं जो राजनीति की दशा बदलने वाला है। आधी छोड़ सारी को धावे, तवे की भी जाएगी हाथ की भी जाएगी, ये कहावतें बदल जाएंगी। उन्होंने उन सीटों पर फोकस किया जो बीजेपी के पास कभी रही नहीं। इतनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स के बाद आप ये कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से ये हो रहा है कि गलत सीट हमने दे दी और हम अब बैक कर रहे हैं। ये मानस पे असर डालता है। आपने तो इतने सारे शो किए हैं, चुनावी चुस्की, इंजन की सीटी में वोटर बोले, वोटर नर्मदा किनारे वाला, इन सभी में एक बात समझ में आई है, यूथ वोटर को आप कंफ्यूज नहीं कर सकते। वहां आप बैकफुट पे जाए, सेल्फ गोल करें, ये नुकसान करने वाली बात है। जी, मैं ये दरअसल कहना चाह रहा हूं, सेल्फ गोल करने वाली बात है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फैसले होते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो फैसले होते हैं वो पार्टी पर ओवरऑल असर नहीं डालते, बल्कि उस इलाके पर असर डालते हैं जहां से इस कैंडिडेट को ये उतारते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी सीट पर कोई और कैंडिडेट घोषित कर दिया जाता है और ऐसे में जब उसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध होता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आता है पार्टियों को कि लगता है कि एक आध फैसला ये गलत हो गया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पार्टियों में किसी को टिकट देना और टिकट बदला जाना। कई बार चीजें ऐसी होती है कि जब टिकट से पहले आपको लगता है कि ये कैंडिडेट जो है हमारे लिए मजबूत साबित हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये गुंजाइश ललित, जो हम बोलते हैं ना ±5% की गुंजाइश जो होती है, वो हमेशा हर चीज में बनी होती है। सभी चीजों में इस तरह की गुंजाइश बनी होती है। और मानवीय भूल जिसको आप कहते हैं ना कि कई बार मानवीय भूल हो जाती है, मानवीय भूल की हम परिभाषा भी कुछ परिभाषित नहीं कर सकते कि मानवीय भूल असल में क्या होती है, लेकिन कहने की छोटी सी जो 5% ± की गुंजाइश होती है, वो गुंजाइश इसमें भी होती है ललित। जिस तरीके से जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है या कुछ चीजें होती है और फील्ड में जब लोग पहुंचते हैं, तो लगता है कि अच्छा यहाँ पर हमें ये फैसला थोड़ा सा हमें लगता है कि कमजोर है। तो इसलिए मैं इससे पहले देखिए, एक चीज होता है कि बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी डिसीजन लेके आप ठीक कर लीजिए चीजों को, है ना। अब वो ये फैसला एक महत्वपूर्ण बात ये भी है ललित इसमें कि जो 3 टिकट जो बदले गए हैं वो तो बदले ही गए, साथ में एक सीट जो है वो बड़ी चर्चित सीट है, बैतूल जिले की अमला सीट है, उसको होल्ड पर रखा गया है। और उस पर होल्ड पर जो रखा गया उसके पीछे जो सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि वहां पर आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में निशा बांगरे करके नाम से डिप्टी कलेक्टर है जो वहां से दावेदारी कर रही थी और उनको अभी उनका मामला चल रहा है। देखिए अब मैं इसे ऐसे समझता हूं, जी सुधीर जी, अब इसे ऐसे समझते हैं कि मैं राजनीति के शिक्षार्थी की तरह, विद्यार्थी की तरह इसे समझ रहा हूं। सवाल मेरे वही हैं, आप राजनीति के प्रधान पाठक की तरह आपने समझाया, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई बदल जाता है, मानस है, आगे नुकसान हो, उससे बेहतर है कि हम थोड़ा सा पीछे जाके ये नाम बदल दें या इस तरह से कर दें। चूंकि मेरा सवाल इस वजह से है, नर्मदा के किनारे का वोटर बड़ा डेडिकेटेड वोटर होता है, उसे आप उसका मानस ऐसे ही नहीं बदल सकते, चुटकियां बजाते नहीं बदल सकते, या वो जन यात्राओं से रथ को देखकर, हाईटेक टेक्नोलॉजी को देखकर ऐसे प्रभावित वो हो नहीं जाता। इस वजह से शायद हो सकता है कि मैं भी मां नर्मदा में डूबा हुआ प्राणी हूं। हो सकता है कि मैं थोड़ा इस सवाल को जज्बाती होकर ले रहा हूं। बार बार मैंने दरअसल सुधीर जी से यही पूछा कि फैसले वापस लेना ये किसी भी पार्टी के लिए ठीक मैसेज नहीं जाता बतौर वोटर। खैर, वापस लौटते हैं। मैं वापस आपके पास आ रहा हूं सुधीर जी, इस लिस्ट को लेकर क्या क्या पॉइंट्स आपको लगता है? मैं एक बात क्लियर मैंने अभी की, मैं शिक्षार्थी की तरह उस बात को ले रहा हूं, विद्यार्थी की तरह उस बात को ले रहा हूं, लेकिन प्रधान पाठक का व्यू आपको समझना होगा, वो सुधीर जी आपको समझा सकते हैं। इस लिस्ट को लेकर ओवरऑल आपका कंक्लूजन। देखिए ललित जी, ये तो आपने बड़ी बात कही, प्रधान पाठक तो नहीं, लेकिन विद्यार्थी जरूर हमें और जीवन भर हम सबको जीवन भर सीखना होता है। तो मैं भी अपने आप को एक अच्छा विद्यार्थी मानता हूं, क्योंकि जब आप सीखने की ललक होती है किसी चीज में आप में, तो आप विद्यार्थी बने रहना ही जीवन में सफल करता है, जीवन को सफल करता है। तो विद्यार्थी के तौर पर मैं भी धीरे धीरे इन चीजों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ ललित।
जहां तक अभी आपने नर्मदा की बात कही थी, तो नर्मदा की जो बात है, आपको याद ये रखना होगा कि मध्य प्रदेश के 15 जिलों में मां नर्मदा करीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा का तट क्षेत्र है। और बड़ी चीज है कि मध्य प्रदेश के करीबन 90% हिस्से पे जल ग्रहण नर्मदा का होता है। तो नर्मदा की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक विशेष शो हमारा जो लेकर आया है वो है वोटर नर्मदा किनारे वाला। और उस शो के जरिए हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीजों को लेकर नर्मदा के किनारे का जो वोटर है वो क्या सोचता है। इस शो के लिए याद होगा पिछले बहुत सारे धन्यवाद आए हैं और वो इस वजह से भी आए हैं, मैं लीक ऑफ से थोड़ा हट रहा हूं, वो इस वजह से भी आए हैं कि मां नर्मदा जो सबसे ज्यादा पोषित करती है हमें, उसके वोटर्स पर आज से पहले न्यूज 18 से पहले किसी ने फोकस नहीं किया। प्रत्यक्ष तौर पर 60 सीटें, अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 100 सीटों पर मां नर्मदा उनसे पोषण और उनसे जुड़े मुद्दे असर करते हैं। मां नर्मदा के वोटर्स को डेडिकेटेड शो, इस बात के लिए बहुत सारा साधुवाद भी मिला है और यह वाकई महत्वपूर्ण है। नर्मदा हमारी मां है, हमारे इमोशंस हैं उससे, इस वजह से यह साधुवाद मिला है। जी प्लीज सर। बिल्कुल, जो बात मैं कहना चाह रहा था कि जो आप मां नर्मदा की आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है ललित। और इन 15 जिलों को अगर आप देखेंगे तो इन 15 जिलों में जो विधानसभा सीटें आती है वो कोई छोटी मोटी सीट नहीं है, बहुत बड़ी सीट है जहां से दिग्गज उम्मीदवार देश को और प्रदेश को मध्य प्रदेश ने दिए हैं। आप चाहे नरसिंहपुर सीट की आप बात करेंगे, आप चाहे जबलपुर की बात करें, आप चाहे नर्मदापुरम होशंगाबाद की आप बात करें या हरदा की बात करें जहां से कृषि मंत्री कमल पटेल आते हैं, या फिर आप खंडवा या सीहोर की आप बात करते हैं, या तो सीहोर जिले में भी जो है मां नर्मदा बहती है। और खासतौर से मुख्यमंत्री जी का जो इलाका, उस इलाके से मां नर्मदा जो है बहती है उस इलाकों से। तो आप एक देखिए कि एक समूचा मध्य प्रदेश को कवर करती हुई मां नर्मदा जो है वो कवर करती है। और कहीं ना कहीं हम जब राजनीति की जब बात करते हैं तो वोटर नर्मदा किनारे वाला जो होता है यहाँ की महत्वपूर्ण सीटों को प्रभावित करता है, उन पर असर डालता है। और जिस तरीके से जो मैं बात आपको कहना चाह रहा था कि 2018 के जो चुनाव हुए थे वहां पर दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा की थी और वो यात्रा जब की थी उन्होंने, तो उस यात्रा के बहुत चर्चे हुए थे। और कहीं ना कहीं जो चुनाव के नतीजे आए थे उसके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इन यात्राओं का असर चुनाव पर हुआ था। तो ऐसे ही जब इस बार हुआ, राहुल गांधी की यात्रा जब आ रही थी तो तब भी ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, तो जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में यात्रा निकालती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक चीजें और सियासत भी मध्य प्रदेश की बदलती है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत यहां पर बदलेगी। जी जी जी, वापस 88 सीटों पर। और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें दरअसल कही जा रही हैं, एक मीडिया में है, बीजेपी के प्रयास भी कहीं ना कहीं इसकी पुष्टि करते हैं। कांग्रेस एक अपर हैंड लेने की कोशिश कर रही है लगातार। सर्वे की मैं बात कर रहा हूं, लगातार जो सर्वे आए हैं उसमें कांग्रेस को एक अपर हैंड मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये जो लिस्ट आई है ये जाहिर तौर पर, जैसे हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, बैकफुट पर आना और सेल्फ गोल करने की स्थितियां, ये नुकसान तो जाहिर तौर पर करती हैं। बीजेपी इन 88-80 से ज्यादा जो नाम आए हैं, क्या उसमें कोई नाम चिंता बढ़ाने वाले? रेहली, खुरई, इन सबको देखकर तो नहीं लगता। फिर भी अगर आपने कोई बारीक विश्लेषण किया हो तो प्लीज। देखिए, चूंकि इस समय का जो चुनाव हो रहा है, मैंने पहले भी दलील बताया था कि मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में या शायद किसी भी राज्य के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो 5 साल के कामकाज का आकलन जो किया जाएगा वो दोनों सरकारों का एक साथ किया जाएगा। इसमें 18 महीने की आप शायद कमलनाथ जी की सरकार या कांग्रेस की सरकार की बात कर ले, या 3.5 साल के बीजेपी और शिवराज जी की सरकार की हम बात कर ले। ये काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है कि आप दोनों पार्टियों तक पहुंचेगी और दोनों जो पार्टियों से वोटर इस समय सवाल करने की स्थिति में है कि भाई 1.5 साल में आपने हमारे लिए क्या किया और 3.5 साल में आपने हमारे लिए क्या किया। तो इसके पहले और एक महत्वपूर्ण बात ललित इसमें यह भी आ रही है कि जो आप बात कह रहे हैं कि अभी जो 88 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया अभी कि कांग्रेस पार्टी ने 88 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। मैं सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं और
एक महत्वपूर्ण बात कमलनाथ जी ने ये कही है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सिर्फ विधायक बनने के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये मध्य प्रदेश का भविष्य संवारने के लिए चुनाव के मैदान में उतरे हैं। ये बड़ी बात उन्होंने कही और हमेशा से कमलनाथ जी ये बात कही कि ये जो चुनाव है मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। तो जो बात आप कह रहे थे ना, मतदाताओं को लेकर हम बात कर रहे थे कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो चिंता बढ़ाने वाली आप बात करते हैं। हमारी कुछ मंत्रियों से भी बात हुई थी, जब उनसे ऑफ द रिकॉर्ड हमने बात की थी तो कुछ मंत्रियों के माथे पर चिंता की लकीर इन चीजों को लेकर थी कि यार हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे इलाके में जनता हमसे खुश है या नाराज है। तो कहने के जो साइलेंट वोटर होता है वो ललित इलेक्शन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में जो आप बात कह रहे चिंता की लकीरें बढ़ाने वाला, तो जिन जिन इलाकों में वोटर साइलेंट है, खुलकर अपनी बात नहीं लेकर आ रहा, सामने नहीं आ पा रहा है, तो उसको तो वैसे भी 5 साल में एक बार मौका मिल रहा है। तो वो सोच रहा है कि क्यों ना मैं तो एक बार फैसला कर लेता हूं, उसके बाद 5 साल तक तो मुझे शक्ल ही देखनी है लोगों की। ठीक आपने कमलनाथ का जिक्र किया, मैं पूरा पढ़ के सुना देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज अपने 88 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी। मैं सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सिर्फ विधायक बनने के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश का भविष्य संवारने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। आइए आज से हम सब प्राणपण से अपने कर्तव्य में जुट जाएं और मध्य प्रदेश से 18 साल के कुशासन का अंत करने के लिए कमर कस लें। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, ऐसा वो अपने ट्वीट में दोबारा कुछ सेकंड बाद वो फिर एक ट्वीट एमपी कांग्रेस का ट्वीट करते हैं। 2023 के लिए ये सूची जारी की गई। प्रचंड जीत की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। हमने कई बार देखा है कि ये कहा गया कि फलां तारीख को कमलनाथ जी ये झंडा फहराएंगे। खैर, सवाल ये नहीं कि कॉन्फिडेंस आपका कितना है, सवाल ये कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस इसके बीच बारीक लकीर है, वो बची रहनी चाहिए। सुधीर जी बहुत बहुत शुक्रिया।